सीएम योगी के घर पर बैठक जो चल रही थी, इसको लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उपचुनाव जो होने वाले 10 सीटों को लेकर इस पर चर्चा हुई है। ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी के चयन की बात कही गई है। सिफारिशी कैंडिडेट को टिकट ना देने पर सहमति बनी है और इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाए, इस बात को लेकर भी बात हुई है, चर्चा हुई है। पीडीए के असर को लेकर भी चर्चा हुई है। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी का खास तौर पर जो पीडीए फॉर्मूला है, इसका मुकाबला किया जाएगा। तो 10 सीटों का उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव जो कि होने वाला है यूपी की 10 सीटों पर, इसको लेकर जो मंथन किया गया, जो चर्चा की गई, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जो चर्चा में शामिल रहा, ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी के चयन की बात कही गई है। सिफारिशी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। और इस बीच एक और खबर मिल रही है। बैठक के बाद यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा है कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति और पर चर्चा की गई है और सभी 10 सीटें जीतनी है, इसीलिए उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है। और 10 की 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा उससे दो बड़ी बातें निकल कर आती है। एक तो सिफारिशी कैंडिडेट को लेकर ये चर्चा हुई है कि उन्हें टिकट न दें, और मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारने पर भी चर्चा हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे याद है एक बार चर्चा हुई थी। और ये जो कुंदर की एक सीट है मुरादाबाद की, जहाँ से शफीकुर रहमान बड़ के पोते जियाउर रहमान वहाँ से विधायक थे, जो अब संभल से सांसद बन गए, तो उसमें ये प्रयास चल रहा है कि वहाँ चूंकि 62% मुस्लिम वोटर है, कि बीजेपी या तो अपने कोटे से या फिर सहयोगी दल से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दे वहाँ पर। उसमें ये भी चर्चा चल रही कि आरएलडी से किसी को उतार दिया जाए, तो वहाँ मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। इस बात पर भी चर्चा हुई। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा और पार्टी के अंदर जो बैठक में जो बातें हुई, दोनों में बहुत फर्क भी है। बैठक में बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है। ये जो कहा जा रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से रिजल्ट खराब हुए, तो उस चुनाव में ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जो जिताऊ हो, इस बात पर बल दिया गया। और जो मंत्री बुलाए गए थे उन सबको कहा गया कि उस इलाके में जाएं, दिन में ही नहीं रात में भी आप रुके, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से मिले, ताकि सरकार के कामकाज के बारे में बताएं और सुनिश्चित करें कि हर हाल में 10 सीटों में से अधिकतर सीटें बीजेपी को जीतनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि अब जो उपचुनाव है टारगेट उस पर है, यानी जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई है वो गलतियां उपचुनाव में नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका। और यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में घमासान मचा है, लिहाजा अब पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर फोकस किया है। 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी में बीजेपी अब 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल बहुत तेज है। आज 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में हुई बैठक में एजेंडा सेट किया। यूपी सरकार के 30 मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक विधानसभा सीट के लिए 2 से 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। टीवी9 के पास हर सीट और मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी की डिटेल जानकारी है। इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी मंथन किया, जिसमें कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सोर्सेस का दावा है कि इस मुलाकात में केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से यूपी में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक भी लिया है। यूपी में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई है। यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में है। बीजेपी अब अंदरूनी झगड़ों की दलदल में धंसी हुई है। बीजेपी में जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। और वहीं जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक होने वाली। इस बैठक का पूरा एजेंडा आप 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है और लोकसभा चुनाव में यूपी समेत कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के फीडबैक ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है।
यही वजह है कि अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर मौजूद रहेंगे, तो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल रहेंगे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। सरकार और संगठन के बीच प्रभावी तालमेल भी एजेंडे में रहेगा। इस साल महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में फिर से सरकार बनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इन राज्यों की रणनीति भी बीजेपी की बैठक में बन सकती है। इसके अलावा झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बीजेपी में मंथन चल रहा है। वही खबर हरियाणा से है। हरियाणा में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक एक और निर्दलीय विधायक सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। प्रथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत के नाम को लेकर हरियाणा की राजनीति में चर्चा गर्म है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल चंडीगढ़ में नयनपाल रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के अंक गणित की बात करें तो 90 विधायकों वाले सदन में इस वक्त 87 विधायक हैं। इस वक्त बीजेपी के 41 एमएलए हैं, तो एचएलपी के गोपाल कांडा और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तो शाम से विधायक किरण चौधरी समेत नायब सरकार के पास 44 विधायकों का समर्थन हासिल है। तो कांग्रेस के पास फिलहाल 28 विधायक हैं, तो 3 निर्दलीय विधायक भी इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वहीं जेजेपी के 10 विधायक भी इस घटनाक्रम में काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस वक्त जेजेपी के कई विधायक दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं और सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आईएनएलडी के अभय चौटाला और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू फिलहाल किसी पक्ष के साथ नहीं है। नायब सरकार के पास बहुमत की अग्नि परीक्षा के अलावा राज्यसभा की एक सीट पर होने वाला चुनाव भी चुनौती है। ऐसे में सीटों का अंकगणित इस वक्त बेहद मायने रखता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप कोहराम मचा रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का दायरा बढ़ा है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। शारदा नदी में उफान, तेज रफ्तार सैलाब, कटते तटबंध, गिरती मिट्टी। तस्वीरें लखीमपुर में आई बाढ़ की। लखीमपुर खीरी का देवी मंदिर भी इस सैलाब में समा गया। विनाशकारी बाढ़ ने इस प्राचीन मंदिर को टिका दिया। मंदिर के नीचे की मिट्टी सैलाब से कट गई है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर का ढांचा नदी में जा गिरा और सैलाब में प्रवाहित हो गया। शारदा नदी की ऐसी धार शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। सदर तहसील क्षेत्र के 5 गांव के करीब 2500 की आबादी इस वक्त शारदा नदी के निशाने पर आई। पूरे इलाके पर विस्थापन का खतरा है। नदी का तेज प्रवाह घाट के घाट निकल रहा है। सैकड़ों साल से अपनी जड़ें गड़ाए इस पेड़ को देखिए। कई पीढ़ियों को ये अपनी छांव की शीतलता देता रहा, अडिग अटल खड़ा रहा, लेकिन इस बार इस पेड़ को शारदा नदी की धारा और उसका प्रचंड प्रवाह ने निगल लिया, इसका अस्तित्व मिटा दिया। उफनती नदी सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। उपजाऊ जमीन, लोगों की आशा ने सब बाढ़ के पानी में अपना वजूद खो रहे हैं। सैलाब से जिले का यह हाल सिर्फ शारदा नदी के कारण नहीं, बल्कि घाघरा और मोहना नदियों में भी तेजी से बढ़ते वाटर लेवल की वजह से हुआ है। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड के बाद मुश्किलों का सैलाब आ गया है। भारी बारिश के बाद मलबे का ढेर सड़क पर आकर गिर गया। आप पूरी खबर देखिए। सड़क पर मिट्टी का ढेर, रास्ते पर फैला मलबा, हर तरफ लैंडस्लाइड के निशान। मलबे में फंसा ट्रक, मिट्टी के ढेर से बंद पड़ी सड़क। तस्वीरें उत्तर कन्नड़ के शिरूर गांव की, जहां लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से NH 66 बंद हो गया। पहाड़ी से इतना मलबा गिरा है कि सड़क पर एक छोटा पहाड़ दिखने लगा। लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत हुई थी, तो लैंडस्लाइड ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी पर विराम लगा दिया। ये परिवार हाईवे किनारे ढाबा चलाता था। 3 गैस टैंकर के चालक चाय पीने ढाबे पर रुके थे, तभी पहाड़ी से कीचड़ और पत्थर गिरने लगे। मलबे के साथ 2 गैस टैंकर भी गंगावली नदी में बह गए। प्रशासन ने कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हाईवे के बगल में नदी होने की वजह से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई। पहाड़ी से गिरा मलबा सड़क से आगे बढ़ते हुए नदी तक चला गया, इसलिए प्रशासन को ऐसा लग रहा है कुछ लोग मलबे के साथ नदी में भी बह गए हों, इसलिए नदी में भी लोगों की तलाश हो रही। हाईवे बंद होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी है। हाईवे के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लगी। और बारिश का कहर देश के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी देखा जा रहा है। केरल में नदी की धार के बीच से 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लहरों से जिंदगी की जंग, कई फीट तक पानी, तेज रफ्तार सैलाब, बीच नदी में फंसे 4 पर्यटक, मुश्किल भरा रेस्क्यू ऑपरेशन, रस्सियों की मदद से बचाव अभियान। तस्वीरें केरल में चित्तूर नदी की हैं।
कर्नाटक से आए 4 पर्यटक चित्तूर नदी में उतर गए। अचानक पानी का बहाव तेज होने लगा और जान बचाने के लिए सभी लोग नदी के बीच में स्थित टापू पर पहुंच गए, लेकिन नदी की धार में कमी नहीं आई। स्थानीय लोगों ने जब ये मंजर देखा तो प्रशासन को भी जानकारी दी। इसके बाद मौके पर फायर फोर्स की टीम भी पहुंची। ट्यूब लेकर एक जवान पानी में उतरा। सबसे पहले छोटे बच्चे और महिला को बाहर निकाला। उसके बाद 2 बचे हुए लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद चलती रही। नदी के किनारे खड़ी टीम ने रस्सी के सहारे सभी लोगों को रेस्क्यू किया। केरल के अलियर डैम का जलस्तर बढ़ने से चित्तूर नदी में उफान आ गया है। कई इलाकों में बेकाबू सैलाब तबाही मचा रहा है। मौसम विभाग ने केरल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान जताया है। केरल के तटीय इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसमें कोची और कोझिकोड भी शामिल है। कन्नूर और अल्पुजा में भी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। और कनाडा में टोरंटो में बारिश के बाद आई बाढ़ मुसीबत बन गई है। शहर के जनजीवन पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। देखिए पूरी खबर। बस्ती में घुसा पानी, पानी से लबालब पूरा शहर। गलियों में सैलाब, सड़कों पर पानी ही पानी, रास्ते बंद, हर तरफ बाढ़ का प्रहार, जल प्रलय जैसा मंजर। टोरंटो के ओंटारियो में भारी बारिश के बाद पूरे शहर में मुश्किलों का सैलाब आ गया। कई घंटे हुई बारिश के बाद नदियों में उफान है। कई नहरों के तटबंध टूट गए। सैलाब ने देखते ही देते ओंटारियो के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सड़कों पर पानी भर गया, गलियां तालाब बन गई, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। कई कार सैलाब में भी बह गई। सीवेज ब्लॉक हो गए, नालियां बंद हो गई। बिजली सप्लाई भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई। पूरे ओंटारियो में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित है। बीमार लोगों की तकलीफ बढ़ गई। तो आज स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। जरूरी सामान खरीद पाना भी मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं, तो ऑनलाइन सामान की डिलीवरी भी नहीं हो पा रही। सड़कों के अलावा टोरंटो के एयरपोर्ट परिसर में भी पानी घुस गया। एयरपोर्ट परिसर में कई फीट तक पानी भरने से फ्लाइट के संचालन में मुश्किल हो रही है। बाढ़ के पानी ने एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया है। और वहीं अमेरिका पर कुदरत का डबल अटैक पड़ा है। लोवा में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है, तो नैशविले में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। आप पूरी खबर देखिए। तूफान का प्रहार, तेज रफ्तार हवाओं की मार, हर तरफ हाहाकार, उड़ता सामान, सड़कों पर खतरनाक मंजर। तस्वीरें अमेरिका के लोवा में आए बवंडर की हैं। तूफान ने पूरे लोवा में जबरदस्त तबाही मचाई है। कई घंटे बिजली सप्लाई ठप रही तो कई जरूरी सेवाएं भी बंद रहीं। तूफान के साथ हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ। कुदरत के डबल अटैक ने लोवा को हिलाकर रख दिया है। तूफान की वजह से कई घरों के शीशे चटक गए, बालकनी में रखा सामान बर्बाद हो गया। इस तूफान ने गाड़ियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तूफान के अलावा सुपर पावर अमेरिका पर बाढ़ ने भी जबरदस्त प्रहार किया। टेनेसी के नैशविले में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। नैशविले में गाड़ियां पानी में डूबी दिखी, कई कार सैलाब में बह गई। हजारों वाहन इस बाढ़ की वजह से कबाड़ बन गए। बेकाबू बाढ़ का पानी मकानों, दुकानों, संस्थानों में भी दाखिल हो चुका है। गलियों में पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। नैशविले का पूरा सड़क नेटवर्क इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर कहा कि हम नहीं कहेंगे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, हम कहेंगे जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। तो आप सुन रहे थे शुभेंदु अधिकारी को, उन्होंने बड़ी बात कही। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता है, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। एक और बड़ी बात कही कि जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस बात पर उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के। रवि, किस कॉन्टेक्स्ट में शुभेंदु अधिकारी का ये बयान सामने आया है,
क्या इससे पहले क्या बात हो रही थी और फिर क्या किस बात पर उन्होंने सबका साथ सबका विकास वाली बात कही? देखिए, आज कोलकाता साइंस सिटी में बीजेपी का कार्यकारिणी बैठक चल रहा है। वहां पे शुभेंदु अधिकारी जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, जब उनको बुलाया गया था अपना वक्तव्य रखने के लिए, तब आखिरी में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में ये कहना अब उचित नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास, और राष्ट्रवादी मुस्लिम ये बात आगे से हम लोग नहीं कहेंगे। हम लोग ये कहेंगे जो हमारे साथ है हम उनके साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये मानना है उन लोगों ने जिस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट किया था उसका हिसाब से वोट नहीं मिला, और जो मुसलमान वोट थे, जो संख्यालघु वोट थे, वो पूरा ममता बनर्जी के पास जाने के कारण ममता बनर्जी की लोकसभा में पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई है। और वही कारण दर्शाते हुए शुभेंदु अधिकारी का कहना है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कारण है कि मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हुआ है तृणमूल के तरफ, ना कि बीजेपी के तरफ। और इसी के चलते सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का जो एजेंडा है, जो बीजेपी का एजेंडा है, जो स्लोगन है, उसको नकारते हुए शुभेंदु अधिकारी कहा कि आगे हम नहीं कहेंगे सबका साथ सबका विकास। तो क्या रविशंकर ये माना जाए कि जो पार्टी हमेशा से इस लाइन को सामने रखती रही है बीजेपी की सबका साथ सबका विकास, उससे हट करके जो ये बात शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई कि भाई जो हमारे साथ है हम उनके साथ है और राष्ट्रवादी मुसलमान जैसा कुछ भी नहीं होता है, खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स है उसको सेंट्रिक रखकर ये बयान दिया गया? जी बिल्कुल, ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार दिखाई गया। आप राम नवमी पकड़ लीजिए, आप हनुमान जयंती पकड़ लीजिए, या तो कोई भी कारण पकड़ लीजिए, गए समय में हम लोग बंगाल में घटे हैं जहां पे धर्म के नाम से राजनीति हुआ है और दोनों तरफ से इसका फायदा लेने की कोशिश किया जा रहा है। अब बीजेपी में इतने बड़े एक लीडर शुभेंदु अधिकारी अगर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास पश्चिम बंगाल में आगे से नहीं होगा, या तो फिर हम नहीं मान के चलेंगे, या तो फिर नहीं कहेंगे, या तो फिर राष्ट्रवादी मुस्लिम नहीं होते, जो लोग बीजेपी के समर्थन करते हैं मुस्लिम, जो उनका जो संख्यालघु सेल है, तो उनका सवाल उठ जाता है कि फिर वो सेल का पश्चिम बंगाल बीजेपी में क्या उसका वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, बिल्कुल एक अलग लाइन लेने की कोशिश पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज परिवार को सौंपे जाएंगे शहीदों के पार्थिव शरीर। जयपुर पहुंचा झुंझुनू के 2 शहीदों का पार्थिव शरीर। झुंझुनू के अजय नरूका बिजेंद्र सिंह शहीद, बंगाल के दार्जिलिंग के ब्रिजेश थापा हुए शहीद, आंध्र के श्रीकाकुलम के डी राजेश शहीद हुए। और आज इन सभी शहीदों का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। तो झुंझुनू के बिजेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तैयारियां तेज हो गई हैं। दोपहर के बाद पैतृक गांव डुमोली कला में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं परिवार में गम का माहौल है। शहीद की मां धोली देवी और पत्नी अंकिता बार बार बेसुध होते जा रहे हैं। यहाँ दिखाना चाहता हूँ, भी खड़े हैं रामजी लाल जी, एक उनका छोटा बेटा है 1 साल का, हालांकि इन्हें पता नहीं है इनके पिता शहीद हो गए। सर, ये गमगीन माहौल है, बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, ये गर्व की बात भी है। लेकिन वो 20 साल की उम्र में चले गए, क्या कुछ और बनना चाहते थे? क्या सेना में जाना चाहते थे? वो सेना में जाना चाहता है, वो दूसरी हिमालय सेना में लड़वा लड़ाई। आखिरी बार कब आपसे बात हुई थी और क्या कहा था उन्होंने? वो तो बोला मैं छुट्टी आऊँगा छुट्टी मिलाने। तो मेरे से तो 4-5 दिन पहले वही मेरे से तो, और अन बच्चों से मान लो काल रात से नहीं हो रहा हो, बाद में चिंता हुई। बिल्कुल, ये उनके ससुर साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या जो आपके दामाद जी थे, देश के लिए उन्होंने जान दे दी अपनी और शहीद हो गए, ये गर्व की बात भी है? सर, ये दुख की बात भी है कि वो अभी हमारे को दामाद दोबारा दिखाई नहीं देंगे, बट गर्व की बात भी है कि वो देश के लिए न्यौछावर हो गए। हम भी आर्मी में थे, 3 भाई थे, हम रिटायरमेंट आ गए, लेकिन हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज हमारे दामाद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें इस चीज़ के लिए गर्व है, भारत माता की।
आंखें नम हैं इनकी और देख सकते हैं कि पूरा परिवार है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये माहौल मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार। उम्र में 20 साल की उम्र में चले गए सेना में। वो हमेशा कहते थे मैं सेना में जाना चाहता हूँ, देश के लिए, भारत माता के लिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेना के सेवा करेगा माने माटी में रड़ा कर लाल शहीद विजय सिंह की माता जी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या कहा? 15 तारीख को शाम को 4 बजे के लगभग, कुछ नहीं कहा, बस ऐसे बोला कि ड्यूटी पर है, वो जा रहे हैं कहीं, ये बात हुई। उसके बाद में फ़ोन नहीं आया। यानी कि ऑपरेशन से पहले आपसे बात की थी उन्होंने? हाँ, 4 बजे वो जा रहे थे, वहाँ पे का मंदिर है, वहाँ बैठे थे, फिर बोले जा रहे हैं, उसके बाद में नहीं हुई। क्या पूछा? कुछ बच्चों के लिए पूछा, परिवार के लिए पूछा, छुट्टी मारने के लिए पूछा? ये बोला था 15-20 तारीख तक आऊँगा, 20 तारीख तक आ जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे 1-2 दिन में, फिर 20 तारीख को वापस आ जाऊँगा, 20 तारीख को घर आ जाऊँगा। तो जिस डोडा ऑपरेशन में हमारे देश के सेना के जवान शहीद हुआ, आज तीसरे दिन भी डोडा में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि कल रात 2 बार रुक कर आतंकवादियों ने फायरिंग भी की है। डोडा में 24 घंटे से ज्यादा समय से आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान बीती रात 2 बार आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ रात करीब 11:15 बजे डेसा जंगल के कला भाटा में हुई, जबकि दूसरी करीब रात 2 बजे के आसपास पंचान भाटा इलाके में हुई। सुरक्षा बलों के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान किसी नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल 15 जुलाई को सेना और पुलिस को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। ऑपरेशन के दौरान एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। उपराज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को जारी रखने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। तीसरे दिन भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। रक्षा मंत्री लगातार इस ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में आतंकियों की तलाश लगातार तेज है। विलेज डिफेंस गार्ड भी सेना के साथ इस ऑपरेशन में जुट गई है। डोडा के जंगलों से संवाददाता अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डोडा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और सेना की तरफ से ऑपरेशन कोटी का आज तीसरा दिन है। डोडा के घने जंगलों में, देसा के घने जंगलों में लगातार सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रही है। आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं। वहीं इस समय मैं मौजूद हूं डोडा के घने जंगलों में। लोकेशन नहीं बता पाऊंगा सुरक्षा कारणों की वजह से। इतना मैं बता सकता हूं कि डोडा के घने जंगल है जहां पर वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड, ये वो लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में आतंकवाद का इन इलाकों से सफाया किया था और आज अलग अलग इलाकों में यही लोग जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि आतंक का सफाया जो है वो किया जा सके। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके की ये टोपोग्राफी है, किस तरीके की ये टेरेन है और यहाँ पर चुनौतियाँ इन लोगों के सामने बेहद ज़्यादा रहती है। आप देखिए कि यही वो लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में आतंकवाद का सफाया किया था और यही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से जड़ से सफाया किया था आतंकवाद का। आप देखिए कि फूक फूक कर यहाँ पर कदम रखने पड़ते हैं और डोडा के घने जंगल जो है वो किस तरीके के है। साहब हम देख रहे हैं ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, यहाँ पे कई नेचुरल केव्स भी रहती है। जी सर, तो इसमें ये है सर कि आज कल भी ये आपको पता है कि एनकाउंटर हुआ था उधर, तो उधर से हम कल शाम से लगे हैं ऑन ड्यूटी लगे हैं सर। और 24 घंटे हो गए हमको इधर जंगल में ये ड्यूटी देते हुए। तो जो टेररिस्ट है तो वो भाग गए, तो हमने बड़ी कोशिश की। अब आपको पता है कि परसों भी एक एनकाउंटर हुआ उड़बगी में, तो हमारे ये शहीद हो गए कैप्टन जी और ये 10RR के हमारे जो इधर कैंप है तो उनके 4 बंदे ये शहीद हो गए। उसके बाद हमने लगातार
प्रोटेस्ट करते रहे हम। आपके लोगों ने लगातार? बिल्कुल लगातार। और कल हमारे इसी भाटा एरिया में तो उधर भी हमने मिलिटेंट्स देखे, तो उनका पीछा किया हमने। पीछा किया एक जगह है सर कि हमारे पास थोड़ा एक कमी है कि ऑटोमेटिक हथियार आप नहीं। चाहते हैं कि ऑटोमेटिक राइफलें आपको दी जाए सर, क्यों आतंकवाद का सामना कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। लाडली बहना योजना की तो देश भर में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब लाडला भाई योजना की भी शुरुआत होने जा रही है। इस योजना का ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को महाराष्ट्र सरकार हर महीने 6,000 रुपए देगी। वहीं डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीना दिए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं को 1 साल तक किसी भी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। इससे उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार योजना का मकसद महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार करना है। इससे उद्योग और कारखानों को कुशल युवक मिलेंगे। उधर विपक्षी खेमे में इस योजना को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस योजना के ऐलान को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एयर इंडिया में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से भगदड़ के हालात बन गए। ये तस्वीरें मुंबई के एयर इंडिया ऑफिस की हैं, जहां नौकरी हासिल करने के लिए बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। एयर इंडिया में हेल्पर लोडर के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन 2,700 पदों की वैकेंसी के लिए हजारों लोग एयर इंडिया के ऑफिस पहुंच गए। नौकरी चाहने वाले युवाओं की इस भीड़ से बचने के लिए एयर इंडिया को अपना ऑफिस बंद करना पड़ा और पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने इंटरव्यू देने आई भीड़ को हटाया। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू देने ऐसे भी लोग एयर इंडिया के ऑफिस पहुंचे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था। ऐसे में देखते देखते युवाओं की भीड़ हजारों की संख्या में तब्दील हो गई। भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। इसी तरह हाल ही में गुजरात के भरूच में भी बेरोजगार युवाओं की भीड़ एक प्राइवेट कंपनी में निकली। वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने हजारों की संख्या में जमा हो गई थी। युवाओं के हुजूम ने इंटरव्यू देने के लिए पहले तो घुसने की कोशिश की, धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान वहां पर लगी रेलिंग भी धाराशाही हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक घर के अंदर सुरंग मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह बताया जा रहा है कि नकली सोने की मूर्ति बेचने वाले शख्स ने पुलिस से बचने के लिए घर के अंदर ही सुरंग बना ली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ने नकली सोने की मूर्तियां बेचने वाले व्यक्ति के घर से इस सुरंग का पता लगाया है। पुलिस के मुताबिक ये सुरंग आरोपी के भागने के लिए खोदी गई थी। आरोपी की पहचान सद्दाम सरदार के रूप में हुई। आरोपी ने पुलिस की छापेमारी के दौरान सुरंग से भाग निकलने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया। सुरंग के ऊपर एक ग्रिल लगी है जो कि बंद है। ईंटों से बनी सुरंग में घुटनों तक पानी भरा था। जांच में पता चला है कि घर के अंदर बनी यह सुरंग पास की एक नहर से जुड़ी हुई है, जो कि नजदीकी मतला नदी में जाकर मिलती है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरोपी सद्दाम सरदार ने नकली सोने की मूर्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचकर कई लोगों के साथ ठगी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कुलताली क्षेत्र के कोराला खाली गांव में आरोपी के घर पर छापा मारा। इस दौरान आरोपी के घर वालों और रिश्तेदारों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट भी की। और मुंबई से खबर है, डोंबिवली में मजाक बनी मौत की वजह तीसरी मंजिल से गिरने से महिला की मौत हो गई। दोस्त ने गले में हाथ डाला तो बिगड़ा संतुलन, और संतुलन बिगड़ने पर तीसरी मंजिल से ये महिला गिर गई। दोस्तों के साथ हंसी मजाक के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। सीसीटीवी का ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला तीसरी मंजिल की रेलिंग पर बैठती है। इस बीच उसका दोस्त आता है और हंसी मजाक में उसे गले लगाने की कोशिश करता है। इस बीच रेलिंग पर बैठी महिला का बैलेंस बिगड़ता है और वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ती है। महिला के गिरने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। दोस्त और बाकी लोग तेजी से नीचे जाते हैं, लेकिन तब तक महिला की मौत हो जाती है।
मुंबई के डोंबिवली के विकास नाका इलाके की ये घटना है। बताया जाता है कि बंटी और गुड़िया देवी ग्लोब स्टेट नाम की इस बिल्डिंग के एक ऑफिस में साफ सफाई का काम करते थे। हादसे के दिन बिल्डिंग में पार्टी चल रही थी। इस दौरान बंटी नाम का ये युवक गुड़िया देवी के पास आता है और रेलिंग पर बैठी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और छत से नीचे गिर जाती है। हालांकि युवक बंटी को पास खड़े लोग पकड़ लेते हैं और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। मानपाड़ा पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दरभंगा में जीतन सहनी हत्याकांड मामले की जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी देखे गए हैं। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी वीडियो में कुल 9 लोग नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में डंडे और हथियार है। तस्वीरों से जाहिर है कि जीतन सहनी की हत्या की वारदात की रात 12 बजे के बाद ये लोग जमा हुए और सभी ने कुछ बातचीत भी की। उसके बाद कुछ लोग जीतन सहनी के घर की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी 2 लोग सड़क पर बैठ गए। यही नहीं, कुछ लोग गली की दूसरी ओर खड़े नजर आए। इस बीच सड़क पर जमा लोग चौकन्ने रहे। किसी भी आहट पर देखिए कैसे सतर्क हो गए। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में 4 युवकों को जीतन के कमरे में जाते और निकलते हुए देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया जिनसे पूछताछ जारी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से जीतन का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा मिला, रुपए पड़े मिले, उसके बाद पुलिस भी अब मान रही है कि ये हत्या चोरी की घटना को लेकर नहीं हुई है। पिता की हत्या के बाद घर पहुंचे मुकेश सहनी ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने ये सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध बताया। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं है कि सारण में ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है। राज्य में हत्या की बढ़ती वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। घर की एक अकेली यही महिला है जो ट्रिपल मर्डर की वारदात के दौरान बची, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि पिता और उनके 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को सोती हुई हालत में हत्या कर दी गई। मामला सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडी गांव का है, जहां तीनों हत्याएं धारदार हथियार से की गई। आहट से नींद खुलने के बाद बच्चों की मां ने किसी तरह अपनी जान बचाई। महिला के बयान के आधार पर 2 आरोपियों सुधांशु और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी अक्सर आरोपी सुधांशु से बात करती थी, जिसे रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद सुधांशु और अंकित ने धमकी दी थी। लड़की के मत बतियावे दी, हमने कहे कि ठीक बतलाई कि अब बतियावल छोड़ देले रहुए। एक दिन के दिन वही नहीं के बात है, ढेर दिन के तो लड़कुआ कहता कि ना बतिएबू तो तरह के कहीं लायक ना छोड़े। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही। हत्या के बाद गांव में दहशत है। डर ऐसा है कि एक भी ग्रामीण या कोई भी पड़ोसी पोस्टमार्टम के वक्त नहीं पहुंचा। और बिहार से खबर है, बिहार के मोतिहारी में भी डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जमीन लहूलुहान है। 2 शव पड़े हैं और दोनों शव बुजुर्ग दंपत्ति के बताए जा रहे हैं। दोनों की उम्र करीब 65 और 70 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों की हत्या चाकुओं से गोदकर बड़ी निर्ममता के साथ की गई। इनकी पहचान बतहू शाह और मालती देवी के रूप में हुई है। हत्या की ये वारदात मोतिहारी के मिठनपुरा गांव की है। ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि घर में पवन शाह नाम का पट्टीदार आया था। दोनों घर में अकेले रहते थे, जिनके साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद वो गाली गलौज करने लगा, जिसे रोकने पर आरोपी ने दोनों की हत्या कर दी। पवन शाह को गिरफ्तार किया गया है। पवन शाह के पास से चाकू बरामद करने का प्रयास किया गया, लेकिन भाग दौड़ में लगता है चाकू को फेंक दिया है। लेकिन जल्द ही वो चाकू भी बरामद कर लिया जाएगा और पवन शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। खबर लखनऊ से। लखनऊ के इंदिरा नगर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग भांजे ने मामा और मामी की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग ने ऐसा कांड कर दिया जिसने मामा भांजे के रिश्ते को तार-तार कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में नाबालिग भांजे ने मामा और मामी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती छानबीन में नशाखोरी के चलते वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। घटना इंदिरा नगर के तकरोही चौकी के तहत सेक्टर बी के बताई जा रही है।
यहाँ रात 9 बजे के करीब पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। गोली लगने से कुल 3 लोग घायल हो गए थे। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जो कि नाबालिग आरोपी के मामा और मामी थे, जबकि गोली लगने से आरोपी का ममेरा भाई गंभीर तौर पर घायल हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि हत्याकांड में मारे गए मामा का अपनी बहन यानी कि नाबालिग आरोपी की मां के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर नाबालिग भांजे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अपने मामा और मामी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस घटना को लेकर कुछ और जानकारी जुटा रही है। और वहीं आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 23 जुलाई तक पूजा को एकेडमी ने हर हाल में मसूरी वापस बुलाया है और इन सब के बीच पूजा की मां मनोरमा का एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मनोरमा पुलिस वालों को धमकाती हुई नजर आ रही है। इस बार तस्वीरों में पुलिस से बहस करती दिख रही ये आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर है, जिनका एक और वीडियो वायरल है। वीडियो 2022 का बताया जा रहा है कि पुणे के बानेर रोड पर खेडकर परिवार का बंगला है और बंगले के सामने से ही मेट्रो चलती है। उसके सामने फुटपाथ पर कुछ सामान रखा था, जिसको लेकर पुलिस के साथ उनकी बहस हुई। बहरहाल विवादों में रही ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पूजा की ट्रेनिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पूजा खेडकर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुला लिया गया है। पूजा को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा गया। पूजा खेडकर ने पुणे के जिला अधिकारी सुहास दिवसे पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर पूजा ने वासिम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले पूजा खेडकर से पुलिस सरकारी आवास पर पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें, पूजा खेडकर आईएएस परीक्षा पास करते समय दिए गए दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर भी सवालों के घेरे में है। आगे बढ़ते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने वाला चांदीपुरा वायरस का खतरा गुजरात समेत कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस वायरस से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुजरात में इस वायरस से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। गुजरात स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 14 हो गई है। साबरकांठा, अरावली, महिसागर, खेड़ा, महसाणा और राजकोट जिलों में वायरस से पीड़ित मरीजों के मामले सामने आए हैं। अब तक जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें साबरकांठा जिले के 2, अरावली के 3, महिसागर और राजकोट जिले के 1-1 मरीज शामिल हैं। गुजरात के पड़ोसी राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ मरीजों को भी गुजरात के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। प्रभावित जिलों की गहन निगरानी के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ बड़े अस्पतालों को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। चांदीपुरा वायरस के ही बच्चे हैं कि अलग कोई डिसीज है? मेनली जो केसेस आए उसमें से 2 केस राजस्थान के थे, 4 केस साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के और 3 केस अरवली जिले के उसमें हमें नोट हुए हैं। उसमें से 6 बच्चों का अभी तक डेथ हुआ है। वो जो डेथ हुए हैं उसमें से 3 बच्चे अरवली के हैं, 1 बच्चा राजस्थान का और 2 बच्चे साबरकांठा के हैं। देश के 4 राज्यों में खतरनाक चांदीपुरा वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। इस वायरस की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान की ये तस्वीरें हैं जहां बच्चों को चांदीपुर वायरस से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। इस वायरस की वजह से बीमारी के सामान्य लक्षण बुखार और उल्टी जैसे ही बताए जा रहे हैं। गुजरात में अपने पांव पसारने के बाद चांदीपुर वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पहली बार महाराष्ट्र में नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस की पहचान हुई थी। यही वजह है कि इसका नाम चांदीपुर वायरस पड़ा। इसके बाद इस वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया। इस दौरान मृत्यु दर 56 से 75% तक थी। चांदीपुर वायरस सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। बीमार बच्चों के खून के सैंपल पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक 8600 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यहाँ पूरे इलाके को 26 जोन में बांटा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक समय पर इलाज न हो तो बच्चा बहुत जल्द कोमा में जा सकता है। चांदीपुर वायरस का जब संक्रमण होता है तो लंग्स के माध्यम से वायरस सीधे दिमाग में चला जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। हमला बोला अखिलेश यादव ने, लखनऊ वाली सरकार कमजोर हुई है। क्या मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई है। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है,
बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तो लखनऊ में अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक की खबर है। चीन के सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर है। सीसीपी प्लेनरी बैठक के दौरान स्ट्रोक आने की खबर है। चीन का भविष्य तय करने के लिए यह बैठक हो रही थी और इसी दौरान जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक आया। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं चीन में। तो सवाल है कि क्या इस वक्त शी जिनपिंग परेशान है? कहा यह जा रहा है कि सुपर पावर बनने के हठ में शी जिनपिंग ने चीन की जो इकॉनमी है, इसका सत्यानाश कर दिया है। अमेरिका की तरह दुनिया के सातों द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने और दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश में चीन कंगाल होने के कगार तक पहुंच चुका है। सुपर पावर बनने की इसी जिद पर अड़े शी जिनपिंग ने चीन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने की जिनपिंग की जिद ने ड्रैगन के देश को कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की जिद में शी जिनपिंग दूसरे देशों के जहाज डुबोने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन पीएलए नेवी की इस हरकत ने पूरे चीन को मुश्किल में डाल दिया। दुनिया के सातों समंदरों पर दबदबा करने की जिद में चीन की नाव डूबने के कगार पर आ गई। क्वाड शक्ति एकजुट हो गई है। चीन के खिलाफ सबसे बड़े सैन्य गठबंधन तैयार हो गए हैं, यानी चीन की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है।
14 पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की जिद में चीन पूरी दुनिया में विस्तारवादी के नाम से बदनाम हो गया है। और अब दुनिया अच्छी तरह समझ गई है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की जिद में चीन कंगाल हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक और अफ्रीका के देशों से लेकर बांग्लादेश तक चीन के कर्ज जाल का तिलिस्म टूट रहा है। चीन की तरक्की रुक गई है। ड्रैगन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इतनी सी बात शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रही है। जिनपिंग सुपर पावर बनने के लिए अब भी हर तरफ पैर फैला रहे हैं। चीन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। कई चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ नई बिजनेस डील की। चीन ने तजाकिस्तान में नया मिलिट्री बेस बनाया है। चीन ने फतह और हमास को बातचीत के लिए न्योता दिया है। चीन साउथ चाइना सी में रूस के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन बांग्लादेश को नए नए बिजनेस प्रपोजल और सस्ता कर्ज देने का प्रलोभन दे रहा है। यानी ड्रैगन अब ऑक्टोपस की तरह पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाना चाहता है। लेकिन विस्तारवादी चीन की मंशा दुनिया में फैलने की नहीं, दुनिया पर कब्जा करने की है। और चीन के लिए मुश्किल यह है कि अब पूरी दुनिया चीन की इस मंशा को समझ चुकी है। इसलिए चीन जहां जहां निवेश कर रहा है वहां वहां उसे बड़ा झटका लग रहा है। अमेरिका के कई एक्सपर्ट इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि 2027 में चीन ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है। दुनिया जानती है कि अमेरिका ने हर हाल में ताइवान की सुरक्षा की गारंटी दी। यानी ताइवान और चीन का युद्ध बहुत जल्दी अमेरिका और चीन के बीच जंग में बदल जाएगा। इसलिए चीन ग्लोबल मोर्चे पर अमेरिका को घेरने की तैयारी में जुटा है। अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए चीन दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर अमेरिका के दुश्मनों को साध रहा है। शी जिनपिंग को लगता है कि ताइवान में युद्ध के वक्त अगर अमेरिका को ईरान और अफगानिस्तान में उलझा दिया जाए तो उनका विस्तारवादी मंसूबा कामयाब हो सकता है। इसीलिए चीन ईरान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश में लगा है।